हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स। बढ़ाएंगे आपकी डिक्शनरी में कुछ नए शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। अगले सेशन में उसके आंसर के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है इसको भी आप अपने कॉमन इस्तेमाल में ला सकते हैं। वर्ड है एडल्पेटेड। एडल्पेटेड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है स्टूपिड एंड कंफ्यूज्ड। एडल्पेटेड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब क्या है? स्टूपिड और कंफ्यूज्ड, बेवकूफ एवं भ्रमित। सिनोनिम की बात करें, एडल ब्रेन्ड, मडल हेडेड एंड ल्यूनेटिक। क्या हो जाएगा? एडल ब्रेन्ड, मडल हेडेड एंड ल्यूनेटिक एक अर्थ में एडल्पेटेड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, जीनियस, टैलेंटेड, सोबर एंड अवेयर। क्या हो जाएगा? जीनियस, टैलेंटेड, सोबर एंड अवेयर एक अर्थ में एडल्पेटेड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर आज का जो वर्ड ऑफ द डे है एक ऐसा शब्द है जिसको आप प्रत्येक दिन जो है बेवकूफ के लिए कई सारे दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भ्रमित के लिए कंफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज होता है दोस्ती में, बोलचाल में, फ्रेंड सर्कल में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो उसकी जगह पर इसको रख सकते हैं। एडल्पेटेड क्या है? स्टूपिड एंड कंफ्यूज्ड, बेवकूफ एवं भ्रमित। सिनोनिम की बात करें, एडल ब्रेन्ड, मडल हेडेड, ल्यूनेटिक। एंटोनिम है जीनियस, टैलेंटेड, सोबर एंड अवेयर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है द ब्लो मेड मी एडल्पेटेड एंड वीकन माई लेग्स। क्या है? द ब्लो मेड मी एडल्पेटेड एंड वीकन माई लेग्स। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला वर्ड है वो है अवॉश। अवॉश एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है हैविंग समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज और कवर्ड विद वाटर और फ्लडेड, भरा हुआ या जल प्लावित। अवॉश एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम है रिप्लीट, एबंडेंट एंड फ्रॉट। क्या है? रिप्लीट, एबंडेंट एंड फ्रॉट। एंटोनिम है एम्प्टी, ब्लैंक, डिवॉइड एंड क्लियर। क्या है? एम्प्टी, ब्लैंक, डिवॉइड एंड क्लियर एक अर्थ में अवॉश के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है अवॉश, हैविंग समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज और कवर्ड विद वाटर या फ्लडेड कह सकते हैं। ठीक है, हमने इस अर्थ को लेकर के यहां पर आपका एंटोनिम सिनोनिम रखा है रिप्लीट, एबंडेंट एंड फ्रॉट इसका सिनोनिम है। एंटोनिम है एम्प्टी, ब्लैंक, डिवॉइड एंड क्लियर, भरा हुआ या जल प्लावित। इस अर्थ में हम अवॉश का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंप्यूटर मार्केट इज अवॉश विद सॉफ्टवेयर फॉर एवरी काइंड ऑफ कंप्यूटर। क्या? द कंप्यूटर मार्केट इज अवॉश विद सॉफ्टवेयर फॉर एवरी काइंड ऑफ कंप्यूटर। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्लॉक। क्लॉक नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कवर और हाइड समथिंग। क्या है? टू कवर और हाइड समथिंग। पहला है किसी चीज को ढक देना या ढकना, या फिर अ टाइप ऑफ लूज कोट विदाउट स्लीव्स दैट वाज मोर कॉमन इन फॉर्मर टाइम। मतलब है एक लूज कोट बिना स्लीव के पुराने समय में कॉमन था, उसको हम क्लॉक कहते हैं। या फिर कह सकते हैं और अ थिंग दैट हाइड्स समथिंग एल्स, मतलब है कि ऐसी चीज जो किसी दूसरे को ढक दे, उसके लिए हम क्लोक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ढक देना, लबादा या आवरण। ये लबादा वही कोट है जो बिना स्लीव का हुआ करता था और पुराने समय में कॉमन होता था, उसको कहते हैं। और आवरण का मतलब है ये जब नाउन के फॉर्मेट में इस्तेमाल होगा उस अर्थ में मैं कह रहा हूं आवरण, ढक देना वो वाला फॉर्मेट है। सिनोनिम की बात करें, कंसील, ऑब्सक्योर, डिस्गाइज एंड वेल। क्या हो जाएगा? कंसील, ऑब्सक्योर, डिस्गाइज एंड वेल एक अर्थ में क्लॉक के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिवील, डिस्क्लोज, डाइवर्स एंड शो। क्या हो जाएगा? रिवील, डिस्क्लोज, डाइवर्स एंड शो एक अर्थ में क्लॉक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो क्लॉक है टू कवर और हाइड समथिंग, मतलब है किसी चीज को ढक देने के लिए है। अ टाइप ऑफ लूज कोट विदाउट स्लीव्स दैट वाज मोर कॉमन इन फॉर्मर टाइम्स और अ थिंग दैट हाइड समथिंग एल्स, मतलब है आवरण के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं, ढक देने के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। और एक पुराना कोट जो स्लीवलेस होता था, ढीला होता था, पुराने समय में इस्तेमाल किया था, उसको भी क्लॉक कहते थे। इस अर्थ में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। He has always kept his love affairs cloaked in secrecy। क्या है? He has always kept his love affairs cloaked in secrecy। यहां पर दो शब्द है, पहला है अवॉश,
हैविंग समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज और कवर्ड विद वाटर और फ्लडेड, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, भरा हुआ या जल प्लावित। दूसरा है क्लॉक, टू कवर और हाइड समथिंग और अ टाइप ऑफ लूज कोट विदाउट स्लीव्स दैट वाज मोर कॉमन इन फॉर्मर टाइम्स, या अ थिंग दैट हाइड्स समथिंग एल्स, यानी ढक देना, लबादा और आवरण, इस अर्थ में हम क्लॉक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है हेराल्ड। हेराल्ड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब है टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और टू से इन पब्लिक दैट समवन और समथिंग इज गुड और इंपॉर्टेंट, या समथिंग दैट शोज दैट समथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन सून, मतलब कुछ चीज ऐसा जो ये दर्शा दे कि कुछ आगे होने वाला है जल्द ही, इस अर्थ में हम हेराल्ड का प्रयोग करते हैं। या फिर अ पर्सन हु अनाउंसेस इंपॉर्टेंट न्यूज, या फिर जो खबरी होते थे, संदेशवाहक होते थे, उसको भी हम हेराल्ड कहते थे। हेराल्ड का मतलब क्या है? किसी के आने की सूचना देना, घोषणा करना या संदेशवाहक। ये चूंकि नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां पर दो तरह के मीनिंग है, नाउन वाला भी और वर्ब वाला भी। टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन मतलब है किसी के आने या होने की सूचना देना, और टू से इन पब्लिक दैट समवन और समथिंग इज इंपॉर्टेंट मतलब है पब्लिक में घोषणा करना कि कुछ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, या समथिंग दैट शोज दैट समथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन, या कुछ ऐसा जो ये बता दे कि आगे कुछ होने वाला है, उस अर्थ में भी हम हेराल्ड का प्रयोग करते हैं। या फिर अ पर्सन हु अनाउंसेस इंपॉर्टेंट न्यूज। सिनोनिम की बात करें, इंडिकेट, अनाउंस एंड प्रिसेस। क्या है? इंडिकेट, अनाउंस एंड प्रिसेस एक अर्थ में हेराल्ड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंसील, विदहोल्ड एंड साइलेंस। क्या हो जाएगा? कंसील, विदहोल्ड एंड साइलेंस एक अर्थ में हेराल्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है हेराल्ड, टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और टू से इन पब्लिक दैट समवन और समथिंग इज गुड और इंपॉर्टेंट, और समथिंग दैट शोज दैट समथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन सून, या फिर अ पर्सन हु अनाउंसेस इंपॉर्टेंट न्यूज और अ मैसेंजर, संदेशवाहक या फिर न्यूज घोषित करने वाला, उस अर्थ में हम संदेशवाहक के तौर पर भी हम हेराल्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा दीज टॉक्स कुड हेराल्ड अ न्यू एरा ऑफ पीस। क्या है? दीज टॉक्स कुड हेराल्ड अ न्यू एरा ऑफ पीस। चले अगला जो शब्द है वो है कैटेक्लिस्मिक। कैटेक्लिस्मिक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन और सडन वायलेंट चेंज। क्या है? कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन और सडन वायलेंट चेंज मतलब है प्रलयकारी, प्रलयंकर या विध्वंसक। इस अर्थ में हम कैटेक्लिस्मिक का यूज करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रोफिक एंड ट्रेजिक। क्या हो जाएगा? डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रोफिक और ट्रेजिक एक अर्थ में कैटेक्लिस्मिक के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फॉर्चुनेट, बेनिफिशियल एंड ब्लेस्ड। क्या हो जाएगा? फॉर्चुनेट, बेनिफिशियल एंड ब्लेस्ड एक अर्थ में कैटेक्लिस्मिक के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है कैटेक्लिस्मिक, कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन और सडन वायलेंट चेंज मतलब है प्रलयकारी, प्रलयंकर और विध्वंसक, मतलब है डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रोफिक और ट्रेजिक, ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम कहें फॉर्चुनेट, बेनिफिशियल एंड ब्लेस्ड। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा दीज कंट्रीज आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कैटेक्लिस्मिक फेमीन। क्या है? दीज कंट्रीज आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कैटेक्लिस्मिक फेमीन। यहां पर दो शब्द है फिर से। पहला है हेराल्ड, to be a sign of that something is going to happen, or to say in public that someone or something is good or important, या something that shows that something else is going to happen soon, or a person who announces important news or a messenger। इस अर्थ में हम हेराल्ड का प्रयोग करते हैं, यानी किसी के आने होने की सूचना देना, घोषणा करना या संदेश वाहक। दूसरा क्या है? कैटेक्लिस्मिक, causing a lot of destruction or sudden violent change, प्रलयकारी, प्रलयंकर और विध्वंसक। These countries are on the brink of cataclysmic फेमीन। चले अगला जो शब्द है वो है वेज। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका नाउन वाला जो मजदूरी होता है आपने उस मामले को पढ़ रखा है। मैं यहां पर वर्ब वाला फॉर्म रख रहा हूं, टू बिगिन और कंटिन्यू अ वॉर, अ फाइट और अ प्लान, टू अचीव समथिंग और कैरी ऑन। इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वॉर्स, बैटल्स और कैंपेन, उसको हम कैरी ऑन रखें, उसके लिए हम वेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब है टू बिगिन और कंटिन्यू अ वॉर, अ फाइट और अ प्लान, टू अचीव समथिंग। मतलब क्या है? शुरू करना और जारी रखना, कंटिन्यू रखना, किस चीज को? एक वॉर को, फाइट को और प्लान को, किसी चीज को अचीव करने के उद्देश्य से, उस अर्थ में भी हम वेज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कंडक्ट, परसू एंड अंडरटेक। क्या हो जाएगा? कंडक्ट, परसू एंड अंडरटेक एक अर्थ में वेज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, हैप्पी, जॉयस एंड जुबिलेंट। क्या हो जाएगा? हैप्पी, जॉयस, नहीं, यहां पर इस अर्थ में इसको आप इग्नोर, नेग्लेक्ट कह सकते हैं, इसको हटा दीजिएगा। आप यहां पर एंटोनिम रख सकते हैं, इग्नोर, नेग्लेक्ट, स्टॉप कर सकते हैं। तो कई अर्थों में इसको एंटोनिम यहां पर रख सकते हैं आप। तो आप खुद से, और मैं कहूंगा कि आप सब बच्चे जो इसको देख रहे हैं अपने हिसाब से सोच करके कमेंट में
जो है इसका एंटोनिम दो अपने तरफ से सुझाइए। मैंने कहा स्टॉप, ठीक है, इग्नोर, नेग्लेक्ट एक अर्थ में, चूंकि यहां पर कह रहा है कंटिन्यूएशन की बात कह रही है, शुरू करना, फिनिश करना हो सकता है, स्टॉप करना हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से सोच करके बताइए। वेज का क्या है? टू बिगिन और कंटिन्यू अ वॉर, अ फाइट और अ प्लान टू अचीव समथिंग और कैरी ऑन, इस अर्थ में हम वेज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ डेस्परेट मेडिकल बैटल इज बीइंग वेज्ड अगेंस्ट द वायरस। क्या है? अ डेस्परेट मेडिकल बैटल इज बीइंग वेज्ड अगेंस्ट द वायरस। यहां पर जो पहला शब्द आया है इस पेज का वो है वेज। टू बिगिन और कंटिन्यू अ वॉर, अ फाइट और अ प्लान टू अचीव समथिंग या कैरी ऑन, क्या? वॉर्स, बैटल्स और कैंपेन्स। चले अगला जो शब्द है वो है डेथ ब्लो। डेथ ब्लो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है एन एक्शन और इवेंट दैट डिस्ट्रॉयज और पुट्स एन एंड टू समथिंग। क्या है? ऐसा एक्शन या इवेंट जो क्या करे? डिस्ट्रॉय कर दे और पुट्स एन एंड टू समथिंग, मतलब है किसी को विफल या समाप्त कर देने वाली घटना या कार्य, घातक प्रहार, इस अर्थ में हम डेथ ब्लो का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कूप डिग्रेस, फाइनल स्ट्राइक एंड फेटल ब्लो। क्या हो जाएगा? कूप डिग्रेस, फाइनल स्ट्राइक एंड फेटल ब्लो। और एंटोनिम की बात करें, लाइफलाइन, सैल्वेशन, रिवाइवल एंड रेस्क्यू। क्या हो जाएगा? लाइफलाइन, सैल्वेशन, रिवाइवल एंड रेस्क्यू एक अर्थ में डेथ ब्लो के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है डेथ ब्लो, एन एक्शन और इवेंट दैट डिस्ट्रॉयज और पुट्स एन एंड टू समथिंग, मतलब है किसी को विफल, समाप्त या समाप्त कर देने वाली घटना या कार्य, घातक प्रहार, इस अर्थ में हम डेथ ब्लो का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेनी थॉट दैट द अराइवल ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन वुड डील अ डेथ ब्लो टू मास सिनेमा ऑडियंसेस। क्या है? मेनी थॉट दैट द अराइवल ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन वुड डील अ डेथ ब्लो टू मास सिनेमा ऑडियंसेस। इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला है वेज, टू बिगिन और कंटिन्यू अ वॉर, अ फाइट और अ प्लान टू अचीव समथिंग और कैरी ऑन, वॉर्स, बैटल्स एंड कैंपेन्स, मतलब है शुरू करना और जारी रखना। डेथ ब्लो दूसरा शब्द है, एन एक्शन और इवेंट दैट डिस्ट्रॉयज और पुट्स एन एंड टू समथिंग, किसी को विफल या समाप्त कर देने वाली घटना या कार्य या घातक प्रहार, इस अर्थ में हम डेथ ब्लो का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फेशिट। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, और दूसरा है स्मूथ सरफेस एज ऑफ अ बोन और कट जेमस्टोन, मतलब है जिसका यूज करते करते वो घिस गया हो, चिकना हो गया हो। फेसेट का मतलब होता है पहलू से, अ पर्टिकुलर पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। मैंने इस वाले सेंस को यहां पर रखा है। सिनोनिम की बात करेंगे, एस्पेक्ट, डायमेंशन एंड फीचर। क्या हो जाएगा? एस्पेक्ट, डायमेंशन एंड फीचर। एंटोनिम मुझे यहां पर कुछ ऐसा लगा नहीं, मैंने छोड़ दिया है। सेंटेंसेस में आएगा, पैराग्राफ में आएगा, संदर्भ के हिसाब से आप मीनिंग देख करके आप उसको चुन सकते हैं। इतना तो सक्षम हो गए, इतने एंटोनिम सिनोनिम्स मैंने बता दिए हैं। मुझे लगता है कि पिछले दिन के एपिसोड मिला करके कुल 1700 शब्द मैंने करवा दिए हैं, 1700। मैं उसकी लिस्ट एक या दो एपिसोड में आपके सामने लगा दूंगा। 2024 में जितने वर्ड्स पढ़ाए हैं मैंने पिछले दिन के एपिसोड को मिला करके कहा 1700 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट कर दिया है मैंने। ठीक है। फेसेट का मतलब है अ पर्टिकुलर पार्ट और रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग, अ स्मूथ सरफेस एज ऑफ अ बोन और कट जेमस्टोन, यानी पहलू के अर्थ में। एग्जांपल की बात करें, द रिपोर्ट एग्जामिन्स एवरी फेसेट ऑफ द प्रिजन सिस्टम। क्या है? द रिपोर्ट एग्जामिन्स एवरी फेसेट ऑफ द प्रिजन सिस्टम। चलिए यहां पर जो पहला शब्द है वो है फेसेट, अ पर्टिकुलर पार्ट और रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग या स्मूथ सरफेस, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं। मीनिंग है पहलू। चलिए अगला जो शब्द है वो है सफिश। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू बी इनफ फॉर समवन और समथिंग। क्या है? टू बी इनफ फॉर समबडी और समथिंग, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। काफी होना या पर्याप्त होना, इस अर्थ में सफिश शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, सेटिस्फाई, फुलफिल, एडिक्वेट, है ना। सेटिस्फाई किया मतलब है सफिश है, फुलफिल है तो फिर सफिश है, एडिक्वेट है मतलब पर्याप्त है। और अगर हम एंटोनिम की बात करें, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, एडिक्वेट नहीं होगा यहां पर, इनएडिक्वेट कर लीजिए, है ना, और फेल। क्या है? सेटिस्फाई, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, फेल कह सकते हैं, या इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं स्पार्स, लिख सकते हैं मीगर, लिख सकते हैं, क्योंकि काफी होने से है तो उस सेंस में यहां पर रख सकते हैं आप इसको। सफिश का सिनोनिम है सेटिस्फाई, फुलफिल, एडिक्वेट। इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, फेल एक अर्थ में आप रख सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो एक एक एंटोनिम सफिश का आप जरूर कमेंट में लिखना, क्योंकि मैंने इतनी बार बताया है कम होने और पर्याप्त होने, इस सब के लिए मैंने ढेर सारे शब्द बताए हैं। तो आपसे चाहता हूं कि कमेंट में आप लिखिए ताकि आपके मित्र इसमें
जोड़ सके, वैसे मैंने आपको बता दिया है। तो इस पेज पर आने वाले दूसरा शब्द जो है वो है सफिशिएंट टू बी इनफ फॉर समवन और समथिंग, काफी होना और पर्याप्त होना, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन एग्जाम्पल विल सफिस टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट। क्या है? वन एग्जाम्पल विल सफिस टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट। चले, यहां पर भी दो शब्द है। पहला है फेशिट, अ पर्टिकुलर पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, और स्मूथ सरफेस एज ऑफ अ बोन और कट जेमस्टोन, मतलब है पहलू या फिर चिकना परत, वो घिसने वगैरह से हो जाता है वैसा, उस सेंस में। सफिश दूसरा शब्द है टू बी एनफ फॉर समबडी और समथिंग, काफी होना और पर्याप्त होना, इस अर्थ में हम सफिश शब्द का प्रयोग करते हैं। चले, अगला जो शब्द है वो है ग्रोलिंग। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग। क्या है? वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग, मतलब है बहुत थकाने वाला और लंबा। ग्रोलिंग का क्या मतलब है? बहुत थकाने वाला और लंबा, इस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, आर्डुअस, एग्जॉस्टिंग एंड रिगरस। क्या हो जाएगा? आर्डुअस, एग्जॉस्टिंग एंड रिगरस, एक अर्थ में ग्रोलिंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, इजी, सिंपल, एफर्टलेस एंड बेसिक। क्या हो जाएगा? इजी, सिंपल, एफर्टलेस एंड बेसिक, एक अर्थ में ग्रोलिंग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है वो है ग्रोलिंग, वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग, बहुत थकाने वाला और लंबा, मतलब है आर्डुअस, एग्जॉस्टिंग, रिगरस। एंटोनिम है इजी, सिंपल, एफर्टलेस एंड बेसिक। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा जूनियर डॉक्टर्स ऑफन हैव टू वर्क अ ग्रोलिंग 100-hour वर्क। क्या है? जूनियर डॉक्टर्स ऑफन हैव टू वर्क अ ग्रोलिंग 100-hour वर्क। चले, अगला जो शब्द है वो है प्लेकार्ड। प्लेकार्ड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है लार्ज रिटन और प्रिंटेड नोटिस दैट इज पुट इन अ पब्लिक प्लेस और कैरिड ऑन अ स्टिक इन अ प्रोटेस्ट मार्च। वो जो पोस्टर होता है, इश्तिहार होता है, उसको हम प्लेकार्ड कहते हैं। अ लार्ज रिटन और प्रिंटेड नोटिस दैट इज पुट इन अ पब्लिक प्लेस और कैरिड ऑन अ स्टिक इन अ प्रोटेस्ट और मार्च। सूचना पत्र, इश्तिहार और विज्ञापन। अब देखिए, इसका मतलब विज्ञापन लगाना, घोषित करना, इश्तिहार लगाना, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं और तब ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। मैंने यहां पर नाउन वाला हिस्सा लिया है। अ लार्ज रिटन और प्रिंटेड नोटिस दैट इज पुट इन अ पर्टिकुलर प्लेस और कैरिड ऑन अ स्टिक इन अ प्रोटेस्ट मार्च, इन अ प्रोटेस्ट मार्च, इस अर्थ में हम प्लेकार्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, नोटिस, पोस्टर, स्टिकर, बिल। क्या हो जाएगा? यहां पर आर छूटा हुआ है। नोटिस, पोस्टर, स्टिकर, बिल, एक अर्थ में प्लेकार्ड के, नोटिस, पोस्टर और बिल एक अर्थ में प्लेकार्ड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल होगा। एंटोनिम यहां पर मुझे कुछ उस तरह से लगा नहीं, क्योंकि इश्तिहार है, इसका उल्टा क्या हो सकता है। तो यहां पर क्या है? प्लेकार्ड। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है अ लार्ज रिटन और प्रिंटेड नोटिस दैट इज पुट इन अ पब्लिक प्लेस और कैरिड ऑन अ स्टिक इन अ प्रोटेस्ट मार्च। सूचना पत्र, इश्तिहार, विज्ञापन, या फिर इश्तिहार लगाना, घोषणा करना, विज्ञापन लगाना, इस अर्थ में भी हम प्लेकार्ड को वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे वर कैरिंग प्लेकार्ड्स एंड बैनर्स डिमांडिंग दैट ही रिजाइन। क्या है? They were carrying placards and banners demanding that he resign. अब यहां पर दो शब्द है, ग्रोलिंग, वेरी टायरिंग एंड लॉन्ग, बहुत थकाने वाला और लंबा, है ना। दूसरा है प्लेकार्ड, लार्ज रिटन और प्रिंटेड नोटिस दैट इज पुट इन अ पब्लिक प्लेस और कैरिड ऑन अ स्टिक इन अ प्रोटेस्ट मार्च, यानी सूचना पत्र, इश्तिहार और विज्ञापन, इस अर्थ में हम प्लेकार्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। चले, अगला जो शब्द है वो है जॉन्ट। जॉन्ट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लेजर। क्या है? टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लेजर, या फिर अ शॉर्ट ट्रिप यूजुअली मेड फॉर प्लेजर, इस अर्थ में हम जॉन्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। भ्रमण या सैर करना, या सैर, क्योंकि ये नाउन वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो सैर करना, भ्रमण करना ये वर्ब वाला है, और सैर और भ्रमण ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो गया, है ना। टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लेजर, या फिर अ शॉर्ट ट्रिप यूजुअली मेड फॉर प्लेजर, इस अर्थ में हम जॉन्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, आउटिंग, ट्रिप, स्ट्रॉल एंड जॉग। क्या हो जाएगा? आउटिंग, ट्रिप, स्ट्रॉल एंड जॉग। एंटोनिम कहा मैंने, स्टैग्नेशन, इमोबिलिटी, है ना। भ्रमण पे गए, नहीं गए, बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस अर्थ में हम स्टैग्नेशन एंड इमोबिलिटी एक अर्थ में जॉन्ट के एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है जॉन्ट, टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लेजर, और अ शॉर्ट ट्रिप यूजुअली मेड फॉर प्लेजर, यानी भ्रमण करना, सैर करना, भ्रमण या सैर, इस अर्थ में हम जॉन्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है आउटिंग, ट्रिप, स्ट्रॉल एंड जॉग। एंटोनिम है स्टैग्नेशन एंड इमोबिलिटी। चले, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैव गॉन ऑन अ जॉन्ट टू द सी साइड। क्या है? दे हैव गॉन ऑन अ जॉन्ट टू द सी साइड। चले, अगला जो शब्द है वो है एडॉन।
ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन और थिंग। क्या है? टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन और थिंग। इस अर्थ में हम एडॉन शब्द का प्रयोग करते हैं, शोभा बढ़ाना या सजाना। अब देखिए एडोर एंड एडॉन अलग अलग शब्द है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एडोर दूसरा शब्द है और मैंने इसको कई बार बताया है। आप चाहें, मैं चाहता हूं, आप क्या चाहें, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में इसकी मीनिंग जरूर लिखिए। ठीक है, एडोर का क्या मतलब होता है? यहां एडॉर्न भी वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन और थिंग, शोभा बढ़ाना और सजाना। अगर हम सिनोनिम की बात करें, एम्बेलिश, डेकोरेट एंड फर्निश, क्या हो जाएगा? एम्बेलिश, डेकोरेट एंड फर्निश एक अर्थ में एडॉन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्ट्रिप, डिसफिगर, डिफेस एंड मार, क्या हो जाएगा? स्ट्रिप, डिसफिगर, डिफेस एंड मार एक अर्थ में एडॉन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है एडॉन, टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन और थिंग। क्या है? टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन और थिंग, मतलब किसी चीज को, किसी व्यक्ति को सजाना, सुशोभित करना, शोभा बढ़ाना। इस अर्थ में हम एडॉन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The bride's hair was adorned with white flowers। क्या है? The bride's hair was adorned with white flowers। इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला है jaunt, to go on a short trip for pleasure, और a short trip usually made for pleasure, यानी भ्रमण करना, सैर करना, भ्रमण या सैर। इस अर्थ में हम jaunt का प्रयोग करते हैं। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। दूसरा शब्द है adorn, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है to add something decorative to a person or thing, शोभा बढ़ाना या सजाना। इस अर्थ में हम adorn शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है sear। ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है to cause someone to feel sudden and great pain, मतलब है किसी को बहुत दुख पहुंचाना और किसी कोई कारण ऐसा होना जो उसको बहुत दर्द महसूस हो। दुख पहुंचाने के अर्थ में हम sear का इस्तेमाल करते हैं। या फिर to burn the surface of something in a way that is sudden and powerful, मतलब है झुलसाना। इस अर्थ में क्या है? to burn the surface of something in a way that is sudden and powerful, यानी झुलसाना। इस अर्थ में भी हम sear का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिस्ट्रेस, पेन एंड टॉर्मेंट, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस, पेन एंड टॉर्मेंट एक अर्थ में sear के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, काम, कंफर्ट एंड सूद एक अर्थ में sear के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है sear, to cause someone to feel sudden and great pain, एंड दूसरा है to burn the surface of something in a way that is sudden and powerful, मतलब है दुख पहुंचाना और झुलसाना। इस अर्थ में हम sear शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The pain seared along her arm, क्या है? The pain seared along her arm। चलिए अगला जो शब्द है वो है toss up। टॉसअप नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच आइदर ऑफ टू चॉइसेस, रिजल्ट्स एटसेट्रा इज इक्वली पॉसिबल, मतलब है अनिश्चितता या फिर अपूर्वानुमेय स्थिति, मतलब ऐसी स्थिति जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। स्थिति हो गई अनसर्टेनिटी वाली, है ना, अनिश्चितता की स्थिति हो गई। टॉसअप का मतलब है सिचुएशन इन विच आइदर टू चॉइसेस, रिजल्ट्स एटसेट्रा इज इक्वली पॉसिबल, मतलब है अनिश्चितता या अपूर्वानुमेय की स्थिति। सिनोनिम की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड चांस, क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और चांस एक अर्थ में टॉसअप के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, सर्टेनिटी, श्योरिटी, डेफिनेट आउटकम, क्या है? सर्टेनिटी, श्योरिटी एंड डेफिनेट आउटकम एक अर्थ में टॉसअप के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है टॉसअप, अ सिचुएशन इन विच आइदर ऑफ टू चॉइसेस, रिजल्ट्स एटसेट्रा इज इक्वली पॉसिबल, यानी अनिश्चितता या अपूर्वानुमेय की स्थिति, मतलब है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांस या सर्टेनिटी, श्योरिटी, डेफिनेट और आउटकम। डेफिनेट आउटकम ये इसका एंटोनिम है। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड चांस टॉसअप के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हैव यू डिसाइडेड ऑन द कलर येट? इट्स a toss up between the blue and the green, क्या है? It's a toss up between blue and green। चलिए यहां पर भी दो शब्द है। पहला है sear, to cause someone to feel sudden and great pain, पहला मीनिंग। दूसरा है to burn the surface of something in a way that is sudden and powerful, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। दुख पहुंचाना या झुलसाना, इस अर्थ में sear शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा शब्द है toss up, a situation in which either of two choices, results etc is equally possible, मतलब है अनिश्चितता या अपूर्वानुमेय की स्थिति, ऐसी स्थिति जिसके बारे में कोई भी पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। चलिए आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है रू। रू नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू फील बैड अबाउट समथिंग दैट हैपेंड और समथिंग दैट यू डिड बिकॉज इट हैड बैड रिजल्ट, यानी रिग्रेट। रू का मतलब है विलाप करना, पछताना या पश्चाताप, दोनों। पछतावा नाउन की तरह, पछताना वर्ब की तरह।
To feel bad about something that happened or something that you did because it had bad result, मतलब है regret, पश्चाताप करना, या पश्चाताप के अर्थ में हम रूह का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, regret, remorse and guilt, एंटोनिम हो जाएगा relish, delight and savor। क्या हो जाएगा? relish, delight and savor एक अर्थ में रूह के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और regret, remorse and guilt एक अर्थ में रूह के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर पहला और इस सेशन का आखिरी शब्द है रूह, टू फील बैड अबाउट समथिंग दैट हैपेंड और समथिंग दैट यू डिड बिकॉज इट हैड बैड रिजल्ट्स, मतलब है रिग्रेट यानी पश्चाताप करना या पश्चाताप या बिलाप करना। इस अर्थ में हम रूह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन वॉज प्रोबेबली रूइंग हिज डिसीजन। क्या है? रोहन वॉज प्रोबेबली रूइंग हिज डिसीजन। अब यहां पर ये तो समाप्त हो चुका है। 3 बोनस है, मतलब है 3 ईडियम है, उसको भी पढ़ते चलते हैं लगे हाथों। कह रहा है पहला, फेयर वेदर फ्रेंड, ये एक ईडियम की तरह इस्तेमाल होता है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है समवन हु इज अ गुड फ्रेंड व्हेन इट इज इजी टू बी वन एंड हु स्टॉप्स बीइंग वन व्हेन यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स। मतलब है कि सुख के साथी जिसको कहेंगे वही होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, स्वार्थी मित्र। यदि फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब है कि जब अच्छा मौसम है तो वो दोस्त हैं, मौसम खराब हो जाए तो दोस्ती भी खराब हो गई। मतलब है कि उनका निज का स्वार्थ है या हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं, ऐसे दोस्त को कह सकते हैं ये लाइट जैसी दोस्ती, जिसके में शैडो वाली जो दोस्ती होती है, जब तक रोशनी है तो छाया हमारे साथ चलता है, परछाई हमारे साथ चलती है, और जैसे ही रोशनी समाप्त हो जाती है परछाई समाप्त हो जाती है। मतलब यह है कि आजकल मैक्सिमम जो रिश्ते हैं और मैक्सिमम जो फ्रेंड्स हैं वो सभी के सभी फेयर वेदर फ्रेंड ही हैं। आप ढूंढ करके मुझे बताइए कि क्या कभी आपको ऐसे फ्रेंड या लोगों से मुलाकात हुई है अपने जीवन में? बताइएगा जरूर। क्या कह रहा है? फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है समवन हु इज गुड फ्रेंड व्हेन इट इज इजी टू बी वन एंड हु स्टॉप्स बीइंग वन व्हेन यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स। मतलब है कि आप सुख के साथी, दुख में न कोई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज नॉट बीन अ फेयर वेदर फ्रेंड टू मी। क्या है? ही हैज नॉट बीन अ फेयर वेदर फ्रेंड टू मी। चलिए अगला जो है वो है द बक स्टॉप्स हियर। क्या है? द बक स्टॉप्स हियर। ये भी एक प्रकार का इडियम है। इसका मतलब होता है यूज्ड टू से दैट वन एक्सेप्ट्स अ रिस्पांसिबिलिटी एंड विल नॉट ट्राई टू गिव इट टू समवन एल्स। मतलब है कि ये तब कहने के लिए इस्तेमाल होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और उसे किसी और को देने की कोशिश नहीं करेगा। इस अर्थ में हम कहते हैं द बक स्टॉप्स हियर। क्या है? द बक स्टॉप्स हियर। सारी जिम्मेदारी मेरी, हम किसी को नहीं देंगे, है ना, सारी जिम्मेदारी मेरी। यूज्ड टू से दैट वन एक्सेप्ट्स अ रिस्पांसिबिलिटी एंड विल नॉट ट्राई टू गिव इट टू समवन एल्स। सर एग्जांपल देख लेते हैं। इफ यू आर गोइंग टू ब्लेम एनीवन इट मस्ट बी द मैन इन चार्ज एंड दैट्स मी, द बक स्टॉप्स हियर। क्या है? इफ यू आर गोइंग टू ब्लेम एनीवन इट मस्ट बी द मैन इन चार्ज एंड दैट्स मी, द बक स्टॉप्स हियर। इस पेज पर 2 इडियम। पहला है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब वही है सुख के साथी, दुख में न कोई। दूसरा है द बक स्टॉप्स हियर। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और उसे किसी और को देने की कोशिश नहीं करेगा। इस सेंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं द बक स्टॉप्स हियर। चलिए अगला है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना यह भी एक इडियम है। इसका मतलब होता है द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस आर इट्स प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब है वनस्पति और जीव, आसपास के जो वनस्पति और जीव होते हैं उसको हम उस परिवेश का फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। ठीक है, इसको हटा लीजिएगा, इस संदर्भ में निरर्थक है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, रह गया एडिट में। एग्जांपल देख लेते हैं। द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द वुडलैंड वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फॉरेस्टेड रीजन्स टू द नॉर्थ। क्या है? द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द वुडलैंड वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फॉरेस्टेड रीजन्स टू द नॉर्थ। यहां पर जो तीसरा इडियम है वो है फ्लोरा एंड फौना। इसका मतलब होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्लोरा एंड फौना ऑफ प्लेस मतलब है उस जगह के प्लांट्स एंड एनिमल, वनस्पति और जीव। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोरा एंड फौना का। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 15 वर्ड, एक वर्ड ऑफ द डे यानी 16 और 3 इडियम रखे गए, सबके सब आपको मजेदार लगे, पसंद आया, पढ़ करके मजा आया और ये सेशन फाइनली अच्छा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.